तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका टाइटल एक तरह से रखा गया है मिशन इम्पॉसिबल डेथ ट्रैकिंग पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, ये मिशन इम्पॉसिबल का 7वां पार्ट है और मैं आपको बता दूं 8वां पार्ट भी प्री प्रोडक्शन में चल रहा है। जिस प्रकार से पहले 6ठा पार्ट आया था, उसी के बाद अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि इसका 7वां और 8वां जो पार्ट है यानी मिशन इम्पॉसिबल की अगली कड़ीज है, वो सारी की सारी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है और ये हाल ही में रिलीज़ होने वाली है। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इसके तकरीबन 6 पार्ट के बाद 7वां पार्ट ये आपको देखने को मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी स्टोरी क्या आपको देखने को मिलेगी ये आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इसकी अपडेट, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग और साथ ही साथ रिलीजिंग से रिलेटेड टोटल जितनी भी अपडेट है वो आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ OTT राइट के बारे में और टीवी और सैटेलाइट राइट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले तो, और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों, इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जल्द आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। इसके एक तरह से प्री बुकिंग चालू हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मिशन इम्पॉसिबल 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही के अंदर एक तरह से रिलीज़ हो रही है और आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, इसके बारे में बात की जाए तो ये एक अमेरिकन एक्शन मूवी है जो कि क्रिस्पोर्ट मैकलेस द्वारा डायरेक्ट की गई है, जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग एक तरह से लिखी गई है एरिक जैडलिस द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के बारे में हम जितनी भी अपडेट है सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मुख्य रूप से यह मिशन इम्पॉसिबल आउट लाउड 2018 की अगली कड़ी है। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म की श्रृंखला की 7वां पार्ट, यानी एक तरह से मिशन इम्पॉसिबल 7 भी आप इसे बोल सकते हो। फिल्म में टॉम क्रूज, हैल एडवेज और विंग रेफन है। तो दोस्तों, इसी के साथ हेनरी क्रीड जैसे कलाकार शामिल हैं। इस मूवी का डायरेक्शन क्रिस्टोफर मैकलेस ने किया है। साथ ही साथ इसे लिखा है क्रिस्टोफर मैकलेस ने और एरी जैडलिस के साथ दोनों ने मिलकर लिखा है। ये बेस है ब्रूफल गोल और मिशन इम्पॉसिबल पर, और इसका प्रोडक्शन टॉम क्रूज और क्रिस्टोफर मैकलोस और साथ ही साथ अभिनेता टॉम क्रूज, हेली एडवेल और विंग रेफन और साइमन पैम, रैब्रिक फॉर्गन्स और वैलेंस क्रिब्बी और हेनरी क्रेजी आपको देखने को नजर आ रहे हैं। इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया है फैजर टैरगोट ने। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग की है एडी हैम्पलिड ने और इसमें म्यूजिक दिया है लॉरेन बॉर्फर ने। साथ ही साथ स्पॉट DC प्रोडक्शन द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ इसी के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन मुख्य रूप से स्पेशल एक तरह से पिक्चर्स द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और साथ ही साथ रिलीजिंग तारीख के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी रिलीजिंग तारीख रोमन के अंदर ये एक तरह से 19 जून को 2023 को रिलीज़ की जाएगी। साथ ही साथ अभी ये हाल ही में 12 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ हो रही है। साथ ही साथ इंडिया में भी इसकी रिलीजिंग तारीख ही एक तरह से यही है। साथ ही साथ इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो इसकी लेंथ लगभग 63 मिनट यानी 170 मिनट के लगभग लेंथ है, और जो अब तक की सबसे बड़ी मूवी बताई जा रही है लोगों के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में से बनाया गया है और इसकी जो एक तरह से बनाने वाली लैंग्वेज यानी मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश में इसे बनाया गया है, और साथ ही साथ मल्टीपल लैंग्वेज में से डब करके रिलीज़ किया जा रहा है। और इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में बात की जाए तो एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी हैं और आप जाकर अभी इसे बुक करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में ये आपको 12 तारीख को देखने को मिलने वाली है। इसकी एडवांस बुकिंग के साथ साथ इसी के साथ इसके ट्रेलर की जो एक तरह से व्यू की है ₹1 में, यानी एक तरह से आप देख सकते हो बुक माई शो से जाकर आप इसे देख सकते हो, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ अब हम इसके बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताने वाले हैं।
जनवरी 2019 में क्रूज ने घोषणा की थी कि वह 7वीं और 8वीं मिशन इम्पॉसिबल फिल्म को मैक्सिकन द्वारा फिल्म लेखन और डायरेक्शन के साथ बैक टू बैक शूट किया जाएगा। इसके तुरंत बाद वापसी और नए कलाकारों की घोषणा की गई थी और लॉरेंस बेल्फन, जिन्होंने फॉल आउट के लिए एक स्कोर तैयार किया था, फिल्म को स्कोर देने के लिए तैयार हो चुके थे। और साथ ही साथ फरवरी 2020 में इटली में फिल्मांकन शुरू हुआ, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रुक गया था। उस वर्ष के अंत में फिर से शुरू किया गया और सितंबर 2021 में नॉन यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अरब समिति सहित अन्य फिल्मांकन स्थानों के साथ समाप्त हुआ। मिशन इम्पॉसिबल 2 2020 के बाद श्रृंखला की पहली फिल्म है जिसने कि जे ब्रूस और किसी भी भूमिकाओं में शामिल नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रैंकिंग पार्ट 1 का प्रीमियम 19 जून 2030 को रोमन और स्पेनिश स्पेट पे हुआ और पैरामाउंट पिक्चर द्वारा 12 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने वाला है। एक सीधी सीक्वल से डेड रैकनिंग पार्ट 2 28 जून 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार है। एंथन हेट और उनकी IMF टीम अपने अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर निकलती हैं, यानी इसकी स्टोरी बेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक भयानक नए हथियार का पता लगाने और जो कि गलत हाथों में पड़ने से मानवता को खतरा है, वो पूरी दुनिया को इसे नष्ट कर सकता है। भविष्य का निर्माण और दुनिया का भव्य दांव पर होने वाले एथर के अतीत की अंधेरी ताकतों के बदले होने के साथ साथ दुनिया भर में एक घात दौड़ शुरू होती है और एक रहस्यमयी सर्वशक्ति दुश्मन का सामना करते हुए एथन को यह विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उसके मिशन से ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, यहाँ तक कि उन लोगों का जीवन भी नहीं जिनकी वह सबसे ज़्यादा परवाह करता है। एथन हैंड के रूप में टॉम क्रूज एवं आइफ्रेड एजेंट और एक ऑपरेटिंग टीम का नेता, और ग्रेस के रूप में हेल एवेंट और क्रिस्टोन मैकलिस और एल्वेस के चित्रण को प्रकृति के विनाशकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि एडवर्ड ने बताया कि उनके चरित्र की एक तरह से वादी बहुत हद तक अस्पष्ट है। गोरबियंस के रूप में एस.ओ. मोरलस एक शक्तिशाली आतंकवाद और एक एथन का विरोधी। इन सभी कैरेक्टरों के बारे में एक एक कर हम डिटेल तो बताए गए ही, साथ ही साथ अब प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। 14 जून 2019 को टॉम क्रूज ने घोषणा की कि वह 7वें और 8वें मिशन इम्पॉसिबल फिल्म को क्रिस्टोफर मैक्सिवेन के साथ बैक टू बैक शूट किए जाएंगे और 30 जुलाई 2021 को और 5 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली 2 फिल्मों का लेखन और निर्देशन किया जाएगा। फरवरी 2021 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने ये योजना को विफल कर दिया, लेकिन रैबन फ्लेगस ने 7वीं किस्त के लिए अपनी वापसी की पुष्टि की। सितंबर 2019 में मैक्सवेयर ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वह हेले एटवेल कलाकारों में शामिल हो गई हैं और सितंबर 2019 में पॉम क्लीमेट 7वीं और 8वीं दोनों फिल्मों के कलाकारों में शामिल हो गई है। दिसंबर 2019 में साइमन पेग ने दोनों फिल्मों में मिशन फ्लैग कलाकारों के साथ फिल्म के लिए अपनी वापसी की पुष्टि की और निकोल हाउड 1986 की फिल्म के बाद पहली बार यूजिन क्रिस्ट के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए हेनरी क्रेजी के साथ जानकारी 2020 में एक भूमिका की कास्ट की गई। वेंसन क्रीविस ने यह घोषणा की कि वह दोनों फिल्मों के लिए वापसी कर रही है और मई 2020 में यह बताया गया कि वह शेड्यूलिंग संघर्ष करने के लिए एस एम्बेरल दोनों फिल्मों में खलनायक के रूप में हाउड की जगह लेगी। साथ ही साथ एजेंट स्पेस ने पुष्टि की कि वह दिसंबर 2020 में एरियस एस्लोस के रूप में वापसी करेगी, लेकिन बाद में कोविड-19 यात्रा प्रतिबाधाओं के कारण उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। और मार्च 2021 में मैक्सवेल ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया और रॉबर्ट डेलन्स, चार्ल्स और लियन वर्मा और मार्गरेटन और साथ ही साथ ग्रे डेविंस के भी कलाकारों में शामिल होने की पुष्टि की गई। कामकाजी सीरीज के तहत फिल्म को एक तरह से 2020 फरवरी को भोजन शुरू होने वाली थी, जो कि मार्च के मध्य में 40 दिनों के लिए रोमन जाने से पहले 3 सप्ताह तक चली, लेकिन इटली में कोविड-19 महामारी के कारण देश में उत्पादन रोक दिया गया
और 3 सप्ताह बाद एक अंतराल से ठीक पहले इंग्लैंड के सरे और ईस्टर्न हिस्से शुरू हुआ। 6 जुलाई 2020 को एक अन्य अंतराल के बाद यूके पहुंचने वाले क्रू को निर्वस दिवसीय सिरों से गुजरते बिना फिल्म शुरू करने के लिए अनुमति दी गई। यह सेट हेडपोडियंस में वनस्पत स्टूडियो और लीवसेंड में स्थित था और अगले महीने नॉवंस के मोरे एग और रोमिस को फिल्मांकन के लिए इसी तरह की अनुमति दी गई। उसी महीने ऑफ रोड में एक मोटरसाइकिल स्टंट रिंगर्स से बड़ी परफॉर्मेंस में मोटरसाइकिल स्टंटिंग की एक तरह से आग लगा दी गई। इस दृश्य के दौरान तैयार 6 सप्ताह लग चुके थे और इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई थी। साथ ही साथ फिल्मांकन 6 सितंबर 2020 को शुरू हुआ, जब मैक्रोन्स ने सेट की तस्वीर इंस्टाग्राम पर प्रकाशित की। फिल्म को सोनी सिने आउटविजन कैमरे से शूट किया गया है, जिसमें यह मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी की डिजिटल रूप से शूट होने वाली पहली फिल्म बन गई। अक्टूबर 2020 में पूरे 9 में जब पिछली किस्त प्री कोड में फिल्माई गई, जिसमें स्टोन और रामन्स की नगर पालिका शामिल थी, जिसमें क्रेज को ट्रेन के ऊपर एस.आई. रोशन के साथ एक एक्शन दृश्य फिल्माते हुए देखा गया। 26 अक्टूबर 2020 को सेट पर 12 लोगों की COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षाओं के बाद इटली में उत्पादन रोक दिया गया। एक सप्ताह बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों आप सभी को जैसे पता होगा कि ये मिशन इम्पॉसिबल की एक तरह से 2019 में आई जो मूवी थी उसका अगला पार्ट यानी उसका ही सीक्वेंस है। और मिशन इम्पॉसिबल के अंदर 7वीं किस्त यानी एक तरह से 7वीं ये मूवी आपको देखने को मिलने वाली है। इस मूवी का जो बजट है वो 290 मिलियन $, है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, यानी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बजट की ये मूवी है। और इससे पहले द फ्लैश भी आई थी, उसका भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। साथ ही साथ ये हिंदी में अवेलेबल होगी और HD और इसी के साथ CD और 3D में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ IMAX वर्जन में आपकी सिटी में शायद ही अवेलेबल होगी, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे कि कई सिटीज़ में ये अवेलेबल है। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो इसे रोमन के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है अभी हाल ही में, एक तरह से 19 जून को। जी हाँ दोस्तों, रोमन के अंदर स्पेशली से एक तरह से 1 महीने पहले, आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो, 1 महीने पहले इसे रिलीज़ कर दिया गया है। और 12 जुलाई 2023 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हिंदी के अंदर हिंदी वर्जन के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। और हिंदी के साथ एक तरह से आपको ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट थी मैंने बताई, और अब इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। बेल आइकन दबाकर से आल पर सेट कर दे। तो दोस्तों अब इनके बारे में जानना अब कंटिन्यू जारी रखते हैं। प्री प्रोडक्शन के बारे में अब हम जानते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ फिल्मांकन 6 सितंबर 2020 को शुरू हुआ, जब मैकबेथ ने सेट में इंस्टाग्राम पर अपनी एक तरह से पोस्ट के द्वारा बताया था। इसके बाद 20 अप्रैल 2021 को लाइविन उत्तर यॉर्कशायर और उत्तरी यॉर्कन रेलवे के छोटे से गांव में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और पुल के माध्यम से 60 मिमी यानी लगभग 80 मीटर प्रति घंटे से रफ्तार में चलने वाली ट्रेन के दृश्य के लिए उड़ाए गए एक तरह से हेलीकॉप्टर से शूट किया गया। मुख्य फिल्म द जनगणना 1926 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दुर्घटना दृश्य के संबंधित के रूप में था। अगस्त 2021 में बादियन शहर में ग्रेडन सेंटर में फिल्मांकन शुरू हुआ और क्रेज और एडवेंचर के साथ शॉपिंग सेट और इसके दृश्य ने देखा। और सितंबर 2021 में फिल्म के अंदर सांग मार्टिन्स ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की वे मुख्य फोटोग्राफी अधिकारी तौर पर समाप्त हो गए हैं। और 2019 के अंत में प्री प्रोडक्शन के दौरान सीवन सरकार ने पुलिस में ट्रेन अनुकरण के लिए किसी भी विस्फोटक को प्रतिहित करने का से इनकार कर दिया था और परिणाम स्वरूप स्कॉट मीडिया को प्रोडक्शन टीम ने अवांछित रेलवे पुल को खोजने के लिए विभिन्न देशों के स्थानों की खोज शुरू की, जिन लोगों से पूर्ण पैमाने पर ट्रक दुर्घटना के मंच पर मदद मांगी गई। उनमें पुलिस, अमेरिकन फिल्म निर्माता ड्यूशन एक्शन भी शामिल थे। साथ ही साथ शूटिंग एक तरह से कंटिन्यू की गई और साथ ही साथ इसी के चलते चलते पैरामाउंट पिक्चर के निर्माता दक्षिण पोलैंड के उत्तर में गोपनीयताओं के साथ मैक्सियन ने इंस्टाग्राम पर इसी यात्रा का दस्तावेज किया। आधिकारिक तौर पर
1912 में विश्व द्वितीय द्वारा खोले गए प्रस्तावित पुल द्वितीय विश्व युद्ध में अधिकांश बरकरार रहा और 2016 तक ट्रेन द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। सार्वजनिक रूप से पुल के अंतर्गत मूल्यवान के रूप में प्रशंसा करने के बावजूद एक विशेषज्ञ ने निष्कर्ष को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और कमीशन रिपोर्ट में की मरम्मत के बजाय पुल को ध्वस्त करने और अन्य निर्माण कराने में सबसे ज़्यादा होगा। और मार्च 2020 में स्वीकृति एक्शन द्वारा सूचित पैमाने एक तरह से फैलाने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने संग्रहालय अधिकारी CGR प्रभाव का उपयोग करने के बावजूद पुल को भौतिक रूप से नष्ट करने की उत्पादनों को इरादे को चिन्हित किया और फिल्म निर्माताओं और सरकार अधिकांश ने कहा कि पुल को तबाह हो गया है और इसे दुरुस्त करने का इरादा है। और जुलाई 2020 तक इतिहास और रेलवे के प्रति उत्साह वैज्ञानिकों और फिल्म निर्माताओं ने क्षेत्रीय स्मार्ट विरासत कार्यक्रम पूर्व सदस्यों के साथ औद्योगिक काम चालू किया और संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत मंत्रालय ने पुष्टि की कि वे फिल्म में से चलाने के लिए दावा बढ़ा रहे हैं। और अगस्त 2020 में जैसे ही कहानी उत्तरराष्ट्रीय हो गई तो मैक्सिकन ने पुल को उड़ाने की भी कोई योजना नहीं थी और केवल सुरक्षित आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हिस्सों को ही नष्ट किया जा सकता था। उत्पादन कंपनी ने संभावित नए पुल के निर्माण लागत और न ही इतिहास पुल में नवीनीकरण की लागत को कवर करने का वादा नहीं था और अंततः ट्रेन के मलबे को दृश्य पर फिल्मांकन अप्रैल और जून 2021 के बीच में पूरा किया गया और ऑफ डेस्टिनेशन 2023 की शुरुआत में अनुकूलन को शूट करने के लिए आयोजित किया गया था। ये दृश्य 20 अगस्त को फिल्माया गया जब एक मॉक अप ब्रिटेन क्लब्स और माउंटेन को चट्टानों से खदान में धकेल दिया गया था। इंडियन लाइफ इन मैजिशियन पहले मिशन इम्पॉसिबल फिल्म 1986 और मिशन इम्पॉसिबल थर्ड 2006 और मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल 2011 के लिए ऐसा करने के बाद वे फिल्म ब्रेड ने लिमिटेड के साथ फिल्म के दर्शकों को प्रभाव प्रदान करने के लिए वापस आ गए और जिसके कारण से क्रूज को पूरी फिल्म में बदलनी पड़ी। साथ ही साथ म्यूजिक के बारे में बात की जाए तो मई 2020 की शुरुआत में छठी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल आउटलैंड 2018 का स्कोर एक तरह से बाद में तैयार किया गया और इम्पॉसिबल फिल्म की स्कोर तैयार करने के लिए लौटने की पुष्टि की गई थी। साथ ही साथ डिजिटल रूप से जारी किया गया और रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्ड पार्ट 1 का विश्व प्रीमियम 19 जून 2030 को रोमन स्पेन स्टेशन पे हुआ था और पैरामाउंट द्वारा इसे 12 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पूरे इंडिया में और साथ ही साथ मल्टीपल कंट्रीज में रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन कोविड एक तरह से इससे पहले से 19 नवंबर 2021 और 27 मई 2022 और 30 सितंबर 2022 को रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 14 जुलाई तक विलंबित कर दिया गया। कोविड-19 महामारी और उत्पादन बंद होने के कारण अप्रैल 2030 में पैरामाउंट ने सिनेकॉन्स ने घोषणा की कि फिल्म 2 दिन पहले 12 जुलाई को रिलीज़ होगी और नवंबर 2021 में मई 2022 की रिलीजिंग डेट टॉप ग्राउंड में 2022 को दी गई थी, जो कि मुजन अभिनेता एक और फिल्म थी जिसमें भी महामारी के कारण देरी हुई थी। फिल्म का ट्रेलर विशेष रूप से 28 जुलाई 2022 को सिनेकॉन्स में प्रदर्शित किया गया, जिसमें क्रूज द्वारा बाईप्लेस में उड़ान भरते समय फिल्माया गया और परिचय भी शामिल था। और ट्रेलर 21 मई 2022 को सोशल मीडिया पर लिंक हो गया और आधिकारिक तौर पर 30 मई 2022 को ऑनलाइन जारी किया गया। सिनेकॉन्स परिचय आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया और सैम बैस्विन एवी क्लब ने ट्रेलर को सकारात्मक समीक्षा दी और इसे एक्शन दर्शकों को प्रकाश डाला और jobless.com ने ट्रेलर को सकारात्मक समीक्षा दी। अवतार द वे ऑफ द वाटर 2022 के IMAX स्क्रीनिंग के सामने पहली बार फिल्म के पर्दे के पीछे झलक दिखाई गई और पूर्ण प्रमोशन 4 दिन बाद 19 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन जारी किया गया। और अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो मिशन इम्पॉसिबल डेड रैंकिंग पार्ट 1 को छठे हॉलीवुड क्रिश्चियन एसोसिएशन डिस्टिंक्ट फिल्म अवार्ड में सर्वाधिक प्रतिष्ठा फिल्म के लिए नामांकन मिला। साथ ही साथ मूवी का जो बजट है वो बहुत भारी है और इसके जो दीवाने हैं मिशन इम्पॉसिबल के वो तो इसे देखने जाएंगे और
बजट आपको क्या लगता है पूरा कर पाएगी मूवी, इतना रिस्पॉन्स दे पाएगी? और टीजर या ट्रेलर ने तो धमाका मचाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से टीजर और ट्रेलर मिशन इम्पॉसिबल के रिलीज किए गए, उसी के साथ साथ इस सीक्वेंस के अंदर बहुत तबाही मचने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अब हम इसके जो कास्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हेले एटवेल्स के बारे में। हेले एल्सबे एटवेल्स का जन्म 5 अप्रैल 1982 को हुआ। एक ब्रिटेन और अमेरिकन अभिनेत्री है। लंदन में जन्मी और पली बड़ी हैं। एडवेट ने गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में अभिनय का अध्ययन किया और 2005 में जेम्स केयर द्वारा प्राचीन ग्रीक त्रासदी और प्रोफेसर ब्राउन के अनुवाद के निर्माण में मंच पर अपनी शुरुआत की। साथ ही साथ ले एल्ब्रिज एडवेड और 5 अप्रैल 1982 को इनका जन्म हुआ। इनकी उम्र 41 साल है। लंदन इंग्लैंड में हुआ। साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में सिटीजन्स किया गया और गिल्डहॉल स्कूल ऑफ और म्यूजिक एंड ड्रामा में एल्टियन किया गया। और मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2005 से इस इंडस्ट्री में तबाही मचा रखी है, यानी एक तरह से इसमें जुड़ी हैं। बाद में वे कई बेस्ट एंड प्रस्तुति और टेलीविज़न पर दिखाई दी है। उन्होंने द डेजियस 2008 लेडी एल्ब्रोज पोस्टर के रूप में भी उनकी सफलता भूमिकाओं के लिए पहचाना गया और द प्रिंस ऑफ द अर्थ 2010 में उनके प्रमुख प्रदर्शनों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन किया है। एडवेंस ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स 2011 में एजेंट पैगिन कार्ट के किरदार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की है। ये भूमिका उन्हें लघु फिल्म एजेंट आर्क 2013 और 2015 से 2016 की टेलीविज़न श्रृंखला में दोहराई हैं। अन्य फिल्म और लाइव एक्शन और एनिमेटेड श्रृंखला के अलावा एक ही नाम आपको देखने को नज़र आने वाला है। उन्होंने युद्ध ड्रामा स्टीन ऑफ थ्रू 2011 और रोमांटिक फैंटास्टिक फिल्म 2015 सिंडेल्स और साथ ही साथ स्टोन रॉबिन्स 2018 में भूमिकाओं के लिए ये जानी जाती हैं। साथ ही साथ इनकी मंच पर एवेट एव क्रूफ्रेस 2010 और रोजन होम्स 2020, साथ ही साथ 2020 में एडवेंचर ऑफ पॉडकास्ट श्रृंखला और टू स्पैन की मेज़बानी शुरू की है, जिसका उद्देश्य श्रोताओं से ये पूछना जासूस करना है दुनिया भर में एक उद्देश्य देने की है और वास्तविक जीवन की जासूसी स्थिति में क्या होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम और डिटेल इनके बारे में जानेंगे हैं और जितनी भी अपडेट है इनकी और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े। पूरी स्टोरी एक तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, रिव्यू और सब कुछ हो चुका है मूवी का। अब कास्टिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुख्य रूप से हेली एल्ब्रोज एल्बर्ट का जन्म 5 अप्रैल 1982 को, जैसा कि मैंने बताया, वो एक तरह से इनके बारे में हुआ था, एक लंदन में हुआ और इनके माता पिता एकमात्र इनकी एक तरह से है, यानी ये इकलौती संतान है इनके माता पिता की। और लंदन में सेंट रोमेस में गर्ल्स हाई स्कूल में भाग लेने के बाद उन्होंने लंदन ऑर्टिन स्कूल में अपना ए लेवल्स दिया। साथ ही साथ इसी के साथ ये इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आगे बढ़ रही थी और एल्बर्ट ने अपने पिता के साथ एक यात्रा करने और एक कास्टिंग डायरेक्ट करने के लिए काम करने के लिए 2 साल की छुट्टी ली। इसके बाद उन्होंने गोल्डफील्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में दाखिला लिया। वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की, जहाँ पर उन्होंने 3 साल तक प्रशिक्षण लिया और 2005 में अभिनय और कला साहित्य और डिग्री के साथ स्नातक उपलब्धि प्राप्त कर ली, यानी एक तरह से ग्रेजुएट ये हो चुकी थी। इन्होंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर ली थी। एटवेल ने अपने माता पिता के साथ यात्रा करने पर एक कास्टिंग डायरेक्ट के लिए काम करने के लिए 2 साल की छुट्टी ली। तो दोस्तों अब बाकी की जितनी भी इनके बारे में जितनी डिटेल है एक एक कर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, पहला तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मुख्य रूप से इनके बारे में जितनी डिटेल है सारे के सारे मैं बताऊंगा। द फ्लू ब्रोज ब्रिजन 2010 में देखने को मिली और इन्हें टॉप 100 एक्ट्रेस में एक में शामिल किया गया, यानी इनकी एक तरह से ब्यूटी के कारण।
साथ ही साथ 5 अप्रैल 1982 को लंदन में अपने माता पिता की एकलौती संतान थी, इसलिए इन्हें एक तरह से पूरा सपोर्ट था इनके माता पिता का। 2010 में एटवेल्ट लंदन के पास एक प्लॉट में रहती हैं। वे एजेंट कोड के निर्माण के करीब होने के साथ लॉस एंजिल्स चली गई थी। हालांकि उन्होंने अभी भी लंदन में अपने एक तरह से व्यक्तिगत आधार बरकरार रखे। 2010 में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स के फिल्मांकन के दौरान एडवर्ड ने अपने ओपन यूनिवर्सिटी में कला इतिहास में हाइकू में 3 महीने तक का कोर्स किया और अक्टूबर 2017 में हॉरवेल स्विस्टिन के खिलाफ ओपन के समय एक कहानी सामने आई। 2007 में बिरसोड रिवेज के फिल्मांकन के दौरान विस्टिन ने एडवेन ने कहा कि वह एक स्कोर पर मोटी शोर की तरह दिखाई देगी, उन्होंने कम खाना चाहिए, और एडवेन ने एक घटनाओं की अपनी याद को दिखाते हुए बताया। 2015 के एक इंटरव्यू में एवेंस ने चॉर्च की पैगन कार्ड के रूप में उनकी भूमिकाओं में एक वर्जन पत्रिकार कवर पर उनकी छवि को डिजिटल रूप से बदलने के बारे में अपनी ट्वीट फोल्सन के लिए काम गए। और साथ ही साथ इसी के साथ जब वह पैगन का किरदार निभा रही थी तो तब कुछ हद तक जिम्मेदारी महसूस हुई और अप्रैल 2030 में संगीत निर्माता नेट फोर्डन किल के साथ उनकी सगाई की गई। यह जोड़ा एक तरह से 2022 के साथ हैं। और फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो किशन का सपना 2007 में आपको देखने को मिली, ये इसकी फर्स्ट मूवी में, और हाउ अबाउट यू 2007 में। साथ ही साथ इसी के साथ बिस्टन रेवर्ट और द ड्यूकेस 2008, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स 2011 और आई एम ए, और साथ ही साथ 2012 में द स्वीनी, और साथ ही साथ अर्जेंट कैटी 2013 में देखने को मिली। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स 2014, साथ ही साथ एवेंजर्स एज ऑफ कंट्रोल आंटमैन में भी देखने को मिली थी। द कंप्लीट वॉल कैबलिस 2016 और सरपेट रॉबिस 2018 और बैडिंग बाय द नाइट 2019 और एवेंजर्स एंड गेम्स में भी आपको देखने को मिल चुकी है। यानी मार्वल स्टूडियोज की बहुत फिल्मों में आपको देखने को मिली है। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीपल ऑफ द मेड और मिशन इम्पॉसिबल डेट रॉकिंस में देखने को मिली है। और 2024 की मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 में भी आपको ये कंफर्म देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी एक तरह से अनाउंसमेंट कर दी गई थी और इसके बारे में भी कई अपडेट निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। टेलीविजन्स के अंदर ये आपको वेदर लव मैंस में देखने को मिली, साथ ही साथ द रूबी इन द स्मोक 2006 में, और द लाइन ऑफ ब्यूटी 2006 में, और मैनिफेस्ट ब्रेक प्लस द शो इन द नॉर्थ और द प्रीनस 2009 और द फिल्म्स ऑफ द अर्थ 2010, साथ ही साथ एनी ह्यूमन हार्ट 2010, साथ ही साथ फ्ली हाउस प्रेजेंट 2012, ब्लैक मिरर 2013 और लाइफ ऑफ द क्राइम 2013 और एजेंट ऑफ द साइड 2014, एजेंट कैटिन 2015 से 16 तक और लिप सेंस बैटलर्स 2016, साथ ही साथ कॉन्विशन 2016 से 17, एवेंजर एसबिली 2017 से 19 तक और हॉवर्ड 2017, साथ ही साथ द लॉन्ग सॉन्ग और 3 बैलविन टैलेंट्स ऑफ द ऑर्बिन्स 2018 से 19 तक देखने को मिली। साथ ही साथ क्राइम यूके, साथ ही साथ वीडियो गेम्स के बारे में बात की जाए तो कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर्स 2011 और लेगन मार्वल्स एवेंजर्स 2016, साथ ही साथ पोर्ट एंड बाउंस 2005 में भी ये देखने को मिल चुकी है। रेडियो के अंदर भी कई बार इन्होंने काम किया है। अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो गोल्डन मैपिन अवार्ड से 2007 और ब्रिटिश एंड इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड 2008 और एम्पायर अवार्ड 2009, लॉर्डम्स ग्रेटेस्ट स्क्रीन फिल्म अवार्ड से 2009 और आई एम चॉर्लिन अवार्ड से 2009 और साथ ही साथ स्कैन अवार्ड 2010, साथ ही साथ गैरमिन अवार्ड 2011 और टीवी जूस अवार्ड 2013 और वाट ऑन द स्टेज अवार्ड 2014, साथ ही साथ गोल्डन नेपरिन अवार्ड 2018 और एवरीथिंग इज टेन थर्ड अवार्ड 2019, साथ ही साथ वुमेन्स एंड आई इमेज नेटवर्क अवार्ड, साथ ही साथ 2020 में लॉर्ड्स एंड ऑल्बिन अवार्ड इन्होंने जीता। तो इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कराई। अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर कंटिन्यूस एक तरह से सीक्वेंस में ये आपको हर बार ये चेहरा आपको देखने को मिला होगा और इनकी एक्टिंग भी एक नंबर है। और
इनके बारे में हम सारी डिटेल बताते हैं। इन्हें जाना जाता है विंग रैम्सन के नाम से। इनका पूरा नाम इरविंग रोमेंस रेंज है। इनका जन्म 12 मई 1960 को हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। इन्हें मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज में 1986 से वर्तमान तक देखा जा रहा है, यानी कंटिन्यूस ये आपको हर पार्ट में ये देखने को मिले हैं। और फ्लैग फिशर 1994 में, गोगी की प्रिंस मॉर्स वोलियस की उनकी सहायक भूमिकाओं में देखने को मिले, और जैक बल लैडस 1990, और डेव 1993, और स्टीविस 1986, और कौन एयर 1997, साथ ही साथ 1998 में इंस्पेक्टेंस, साथ ही साथ डो ऑफ द डेड 2004, और मॉन्सन यू जैक एंड द लोरी 2007, जेम्स बॉय 2014, और उन्होंने एनिमेटेड फिल्म लिलो एंड द स्पीच 2002 और स्पेस में कोबरा प्लस को आवाज़ दी है। द मूवी 2003 और लोरिस एंड स्टीच 2006 में आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली हैं। इवरिंग रोमेंस रेंस मुख्य रूप से इनका पूरा नाम है, और 12 मई 1960 को इनका जन्म हुआ। इनकी उम्र तकरीबन 64 साल है। न्यूयॉर्क शहर USA में जन्मे। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क पैरचेंस जूलियस स्कूल से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं और साथ ही साथ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। इस इंडस्ट्री में 1984 से वर्तमान तक जुड़े हुए हैं, और मुख्य रूप से इन्होंने शादी की थी 1994 में वेली स्कॉट से, और 1999 में इन्होंने तलाक ले लिया। दाब्रो रीड 2000 में इनकी नई वाइफ बनी। इनके 3 बच्चे हैं, और साथ ही साथ रेमस का जन्म और पालन पोषण हार्लोक्स न्यूयॉर्क शहर में हुआ। NBC पत्रकार इरविंग R. लेविन के नाम पर उनकी इवरिंस रखी गई, और रेम्स ने न्यूयॉर्क के हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अभिनेताओं के प्रति अपना प्यार विकसित किया, और हाई स्कूल के बाद उन्होंने सनी परचैन में नाटक का अध्ययन किया, जहां साथ ही अपने पात्र स्टैन ट्रूट ने उन्हें अपनाए विग और रीशन बाद में जूशन हाई स्कूल में ड्रामा डिवीजन समूह में जुड़े, जहां उन्होंने 1993 में लालची कला स्नातक डिग्री के साथ स्नातक उपलब्धि प्राप्त की, यानी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। और साथ ही साथ रैम्स बॉर्नस का पहली बार 1985 में नाटक द बॉय ऑफ विंटर में दिखाई दिया। उन्होंने वेस क्रीज की द पीपल अंडर द स्टेन 1993 में लेरोस के रूप में फिल्म की शुरुआत की। वे डेव 1993 में केविन फ्लैश को स्किट सर्विस एजेंट ड्यूस्टेन और पैलेस फिक्शंस में देखने को मिली, और ऑफ साइड 1994 में बीटी ब्रेक की भूमिका निभाई। रैम्स ने टीवी मेडिकल ड्रामा ईयर्स में डो पीटन बेंटन्स के बहनोई की भूमिका निभाई। ये भूमिका उन्होंने 3 साल तक दोहराई। उन्होंने पोएट डी पॉलस के मिशन इम्पॉसिबल 1986 में टॉप क्रेज के साथ जाने माने कंप्यूटर हैकर ल्यूथर स्केट की भूमिका निभाई। 1987 में रैम्सन लोकप्रिय फिल्म कॉनबियर में नॉर्थन ड्रेस के साथ आई क्लू फिल्म में डेड एंड ग्राउंड में मुख्य बाज का किरदार निभाया। रैम्सन ने 1998 में HBO के डॉग किंग्स ओनली इन द अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविज़न फिल्म के गोल्ड ग्लोबर जीतने के बाद समारोह में उन्होंने अपना पुरस्कार साथ ही नामांकन जैक लेमन को देते हुए कहा, और साथ ही साथ मुख्य रूप से ये स्टीफन 1986 बुद्धिमान अंग्रेज के साधन में दिखाई दिए, और साथ ही साथ अमेरिकन ट्रेंजर्स 2000 में देखने को मिले। और इसी के साथ मार्च 2005 में रैम्पस ने US नेटवर्क के केबल चैनल और UK में ITV4 पर एक नई कोजन श्रृंखला में प्रमुख भूमिका निभाई, और साथ ही साथ गाजरियस पॉलीपॉप और उन्हें मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। रैम्सन ने कंप्यूटर गेम ड्राइव 3 और टॉर्बिन जॉनसन की भूमिका की आवाज़ दी, और अपनी लुढ़ती स्कैंड भूमिका को दोहराते हुए रैमस ने मिशन इम्पॉसिबल 3 और 2006 में से अभिनय किया। मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल 2011 में एक केमियो में भूमिका निभाते हुए नजर आए। मिशन इम्पॉसिबल दृष्टा से 2015 में और आउट 2018 में ये घोषणा की गई कि वे एवा मैन पर आधारित शो मैन सीरीफर में उनकी भूमिका है,
और साथ ही साथ 2008 की फिल्म सेविंग गॉड में उन्हें एक पूर्व चोर की भूमिका निभाने और जेल में रिहा होकर एक बदले हुए आदमी में देखने को मिली। वह एक बिगड़ते पड़ोसी में अपनी पिता की पूर्व सर्ज मंडली को संभालने की कोशिश करते हैं और बॉक्स सत्र लिस्टन में बान फैंटन 5 में सेवन सितारों में भूमिकाओं में देखने को मिली। साथ ही साथ रेम्स अपने एल्बम थिएटर ऑफ द माउंट में गोस्टियन में गीत सदन गैंगस्टर में दिखाई दिए और उन्होंने एनी रेस एक जूनियर्स के साथ भी कई सॉन्ग किए। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने मिनी जेनियस के साथ यूएसए एनवेड दर्बन ग्रो बोर्टन में रेडियन क्रोज के साथ द रेड कॉन्सन फिल्म की। और दोस्तों इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो 170 मिनट लेंथ बताई जा रही है, जो कि अब तक की मूवीज़ की सबसे बड़ी लेंथ है। और स्पेनिश में एक तरह से इसकी एक तरह से मेन जो है लैंग्वेज है और इंग्लिश है, दोनों में बनाया गया है और मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ आपको जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज या मूवी हो, आपको सिंपली उस सीरीज या मूवी का नाम लिख देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अब तक हमने इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जितनी अपडेट हो सकती थी सारी की सारी मैंने बताने की कोशिश की है। और अब इसके एक तरह से बची कुची जितनी भी अपडेट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों अब इसके एक तरह से कास्टिंग के बारे में जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। और जिसमें दावा किया कि उन्होंने लगभग $2 लाख की अनुबंध में केवल $175 मिलियन का भुगतान किया गया। सॉरी दोस्तों, $1,75,000 का भुगतान किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ रैमसन ने फरवरी 2017 में सुपर ब्राउन LI में न्यू इंग्लैंड पैटर्न और अटलांटिक फ्लैश के लिए टीम का प्रचार सुना। 2014 के बाद रेमस ने एशियन बी वैक द प्रिट्स और नारे के साथ कई बार जी के विज्ञापनों के साथ खतरनाक प्रदर्शन किया। और रेमस एक ईसाई हैं और 2018 तक वह शांतन मोनस कैलिफोर्निया में रहते थे। फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकी फिल्मोग्राफी नेथियन सन्स 1986 में सबसे पहली इनकी मूवी थी और 1998 में ये पैटी हैटन्स में देखने को मिले। साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द वार 1990 में और साथ ही साथ द लॉन्ग वॉक होम, साथ ही साथ होम क्रेड 1991 में, और स्टॉप और माय मॉम विल बी शूट 1992 में ये देखने को मिले। और डेव 1993 में, फुल फ्रेक्टन 1994, किस ऑफ द डेट 1985, मिशन इम्पॉसिबल 1996 और डेंजरस ग्राउंड 1987 और कॉन एयर 1987, बेबी काउंट 1948, साथ ही साथ 1999 में ब्रिंग अस आउट द डेट और मिशन इम्पॉसिबल 2 2000 में देखने को मिले। फाइनल फेस्टी द स्प्राइट विंड्स 2001 और साथ ही साथ अनडिस्प्रोटेड और साथ ही साथ लोन एंड द सीन 2002 में भी देखने को मिले। स्टीवन द मूवी और बेवन ऑफ द डेड 2004 और बैक इन द डे, साथ ही साथ एनिमल और शूटिंग गर्ल्स, साथ ही साथ मिशन इम्पॉसिबल 3 में भी आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ 2006 में लॉरियंस एट द स्टेशन 2006, आई नाउ पोक ऑन यू प्रोज एंड द लेरी 2007, साथ ही साथ एनिमल 2 में भी आपको देखने को मिले और डे ऑफ द डेड 2008, पोथम पुंछ 2008, सेविंग गॉड 2008 और इक्लोज ओशियंस में भी आपको 2009 में देखने को मिले। साथ ही साथ ईवल एंग्ली 2009, साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ में ये कंटिन्यूस देखने को मिले। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकन्स में देखने को मिलने वाले हैं और गैलफीड्स में अपकमिंग ये प्री प्रोडक्शन में ये मूवी चल रही है, इसमें वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में ऐसे ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। मिशन इम्पॉसिबल अभी हाल ही में जो मूवी आई है उसमें भी देखने को मिलेगा। टेलीविजन की बात की जाए तो
गो टेल इट द ऑन द माउंट 1984 में ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्क्रीन प्ले 1991 में, ER 1994 से 1996 में ये आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलने वाले हैं थे। साथ ही साथ स्पीक एंड स्पॉन में भी आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो गेम्स ड्राइवर 3, कॉल ऑफ द ड्यूटी WW2 में भी आपको 2017 और 2004 में देखने को मिले थे। अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, साथ ही साथ इमेज अवार्ड, स्टैन अवार्ड, स्किन अवार्ड, एस्टन अवार्ड, ब्लिक फैट अवार्ड, इमेज अवार्ड, फिर 2001 का, ऐसे करते करते तकरीबन 25 से 30 पुरस्कार इन्होंने जीते। अवार्ड यानी एक तरह से आप बोल सकते हो। तो इनके बारे में भी सारे डिटेल मैंने बता दी हैं। अब अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जो कि इस एक तरह से सीक्वेंस में कंटिन्यूस आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से साइमन जॉन पेंग के बारे में। इनका जन्म 14 फरवरी 1970 को हुआ था। एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक यानी स्क्रिप्ट राइटर भी है। एडगर राइट द निर्देशांक चैनल 4 और मिस स्कॉट स्पैंड 1994 से 1901 तक चाहे निर्माता के रूप में उन्हें किरे के प्रसिद्ध मिलर में उन्हें और रैन में नो ऑफ द डेड 2004 और हॉट फ्रेश 2007 में देखने को मिले हैं। द वर्ल्ड्स एंड 2013 और फिल्म का सह लेखन किया है, जिन्हें सामूहिक रूप से 3 फ्लेक्शन कोर्ट एंड 3 के लिए रूप के लिए जाना जाता है, जिनमें राइट ने निर्देशन किया है और पोल 2011 की भूमिकाओं में अभिनय भी करते हुए ये नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ साइमन जॉन ब्रैंकिंस इनका पूरा नाम है। 14 फरवरी 1970 को इनका जन्म हुआ और इनकी उम्र तकरीबन 50 साल प्लस है, यानी लगभग 53 साल हैं। ब्रिस्टर विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। एक अभिनेता यानी एक्टर हैं और कॉमेडियन अभिनेता भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी है और प्रोड्यूसर भी हैं। इस इंडस्ट्री में 1985 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। इन्होंने 2005 में मोरियन मैकक्लेन से शादी की। साथ ही साथ पैग उन कलाकारों में से एक है जिन्होंने वह हासिल किया है जिन्हें रेडेंट रैम हॉल ब्रे और उनके डॉक्टर ह्यू 2005 में एक तरह से देखने को मिले हैं। 2010 में हॉर्गन ब्रीड और हेड मास्टर ब्रिंस ब्लैक को आवाज़ देते हुए नजर आए हैं। पैग का जन्म साइमन जॉन बैंगिंस में हुआ। 14 फरवरी 1970 को ब्रोकवन गोस्टशायर में हुआ। वह गिलियस रोमांस में एक पूर्व सिविल सेवक और जॉन हैकल बिगॉन्स के पुत्र थे। जब जैन संगीतकार और कीबोर्ड विक्रेता जब वह 7 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां पुनः विवाह के बाद उनके सौतेले पिता का अपना पैग रखा। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ जब पैग ने 16 वर्ष के थे तब वे स्टीफन ऑफ एल्बन बोस्टन चले गए। वहां पर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। साथ ही साथ उन्होंने 1991 में ब्रिस्टन विश्वविद्यालय थिएटर में अपना एडमिशन कराया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ टीवी श्रृंखला और फिल्म में पैगमैन शुरुआती प्रस्तुतियों में 6 पेयर ऑफ द प्रेड्स में देखने को मिले। साथ ही साथ 1985 में एम साइड और एथ इन द फ्लूज और बिग ट्रे और हिप्पीज में शामिल है। 1998 और 2004 के बीच पैग को नियमित रूप से BBC रेडियो 4 और द 1990p चैनल्स में प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ हाउ टू पेराड्स उन्हें स्टीफन प्रोंग के साथ 1948 के लाइव स्टेज शो द मैन थ्रू में हीजन इट के दौरान मुख्य भूमिकाओं में निभाते हुए नजर आए हैं। 1999 में उन्होंने जूसन स्टीफन के साथ चैनल 4 में सी स्कॉट स्पैंड का निर्माण और सलेखन किया और श्रृंखला का निर्देशन एडमंड राइट द्वारा लिखा गया, जिसके नाम के साथ पैगन और स्टीफन ने अपने पहले एशियन पर काम किया और पैगन ने विशेष रूप से अपना दोस्त निक कोस्टन के लिए लिया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अप्रैल 2004 में रिलीज हुई, जिसमें पैग में अपना अभिनय किया और जॉर्ज ए रोमन्स में निर्माण किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटेन कॉमिक 2000 ईशन के चित्रण पर आधारित बिग मिशन प्रोडक्शन ओडी नेटवर्क में एक श्रृंखला में उत्कृष्ट इनामी सिकिस जॉन स्टीफन में भूमिका निभाई। साथ ही साथ सॉन ऑफ द डेड में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले।
तो दोस्तों इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में ये देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम बात कर रहे हैं इनके बारे में और भी जितनी भी अपडेट हैं उन सभी के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर ऐसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मुख्य रूप से ये एक तरह से 2006 में इन्होंने डेवन मिशन के साथ बिग नॉर्थी में घोष की भूमिका भी निभाई है। और साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल बताओ तो द गार्जियंस के 7 जुलाई 2018 में साक्षात्कार में पेगन ने अवदाद और शराब की लत में अपनी लड़ाई के बारे में बात की है। और साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। साइमन पेक एक अंग्रेजी अभिनेता है और ज़्यादातर अंग्रेजी मूवी में देखने को मिले हैं। शो ऑफ द डेड 2004, हॉट हैज 2007 की टॉप फिल्में हैं इनकी। द वॉल्टेड एड 2013। जी हाँ दोस्तों, ये इस मूवी में भी देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ पोल 2011, साथ ही साथ हॉस्टन 2013, साथ ही साथ स्टीफन 2003 में भी आपको देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी के साथ स्टार ट्रेन इनटू डार्क 2013, स्टार ट्रैक ब्रीन 2016 और वह पहली बार फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 3 में 2006 में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ मिशन इम्पॉसिबल की भूमिका को दोबारा निभाया और 10 राष्ट्र 2015 और मिशन इम्पॉसिबल आउट होर्डन 2018 में देखने को मिले। साथ ही साथ द रिकन्स पार्ट 1 2023 और पार्ट 2 2004 में इस सीक्वेंस में ये कंटिन्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं। IS एज कॉल्विन कोर्स 2016 और द एलाइड एंड द एडवेंचर ऑफ द ब्रेक वन 2022 में आपको देखने को मिले थे, जिनमें से बाद में पिछली फिल्मों की भूमिका को दोबारा निभाने वाले एकमात्र कलाकार बन गए। एक निर्देशक के रूप में उनके पास केवल एक ही श्रेय था, प्रेजेंट संगीत वीडियो। और साथ ही साथ टेलीविजन्स के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये आपको टेलीविजन्स में अंदर 6 पेयर ऑफ द पैंट्स में देखने को मिले और पैथन इन द फ्यूचर्स 1995 से 1948 तक। साथ ही साथ इट्स बिल पेलिस 1948 तक, बैंड ऑफ द ब्रोदर्स 2001, साथ ही साथ आई एम नॉट एनिमल 2004 में देखने को मिले, एजेंट इवल्स 2030 में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल थी मैंने बता दी। अब अगले कलाकार के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से इस मूवी के अंदर मेन लीड के साथ देखने को मिली है रेबन लुइस फॉर्ग्यूस सूड स्टोफन। इन्हें एक तरह से रैबिंग फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1983 को एक स्वीडिश अभिनेता है इनका जन्म हुआ। इन्होंने स्वीडिश ऑफ पोएट नाइट ट्रेंड 1999 से 2000 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। एल्सोल फिल्म घोस्ट 2004 में अभिनय करते हुए नजर आई थी। द विट किलर्स 2013 में एली ब्रोज ब्रूडन ने अपने किरदार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूरी प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। रेबन लुइस फॉन्केस का जन्म जैसा कि मैंने बताया 19 अक्टूबर 1983 को हुआ और इनकी उम्र महज 40 साल है। स्टॉम्ब्रिज संगीत विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। मुख्य रूप से एक अभिनेता है और 1999 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं। रूशियन चैटिकुलेट जनवरी 2018 में इनका जन्म हुआ और फ्यूंगस ने एक्शन जासूसी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड नेशन 2015 और इसके सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल पोर आउट 2018 में टॉम क्रूज के साथ MI6 एजेंट इल्सन पोस्ट में अभिनय किया। इन्होंने म्यूजिकल फिल्म द गैंगस्टर शॉप 2017 में जीने लीड की भूमिका निभाई और हॉरर फिल्म लाइफ 2017 और डॉक्टर स्पिन 2019 में अभिनय किया। 2023 में फ्यूगस ने विज्ञान व श्रृंखला में फैशन अभिनय किया। फ्यूगस का जन्म स्पॉट फॉल में हुआ। वह केंद्रीय स्पॉट हॉल के वास्तन जिले में पली पड़ी। उनकी माँ रोजन फ्रूक्स एक अंग्रेजियन हैं एक तरह से और 25 साल की उम्र में ब्रिटेन में स्वीडन चले गए। फ्यूगस ने स्वीडन में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की। उनका पालन पोषण हुआ वहीं पर और 13 साल की उम्र में उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना काम करना चालू कर दिया।
और साथ ही साथ एक डांस कंपनी में भी एजेंट से सीख गए। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो फेंगुस सीड ऑफ ओपर न्यू ट्रेन 1999 से 2000 में उच्च वर्ग की लड़की स्टोन बीट के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आई है। साथ ही साथ इसी के साथ रिचर्ड हॉर्बर्ट 2021 में मिस्ट्रियस में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली। अगस्त 2012 में ये घोषणा की गई थी कि फेंगुस को बीबीसी के 10 एपिसोड में ऐतिहासिक नाटक द क्वाड किलिस 2013 में एलिब्रोज ब्रूडेन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है, जो महिलाओं के बारे में फिलिस ग्रोसन और द गार्जियन ऑफ द उपन्यास पर आधारित थी। और उन्हें लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन किया गया है। 2015 में फ्यूगस ने 5वीं मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में मिशन इम्पॉसिबल में 10 राष्ट्र की श्रृंखला में MI6 एजेंट में भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2016 में उन्होंने सामी सीशन द्वारा निर्देशित शीतल युद्ध जासूस थ्रिलर में द फोंगी स्पॉन के बावजूद सैमन रेड की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2017 में फेंगुस ने डेवन स्पॉन की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म जैक गिल्सन और रैन रॉबर्ट में प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आई। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में आपको कोई भी अपडेट जाननी हो या और कुछ डिटेल जाननी हो, आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लेना है। तो दोस्तों 2017 में फ्यूडेंस ने डेविन स्पॉट की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म लेंस में जैक गोसन्स की भूमिका निभाई। और 2019 में वह फेंगस की कई प्रमुख फिल्मों में भी निभाते हुए रोल नजर आई है। साथ ही साथ दोस्तों इससे हम आगे बढ़ते हैं और सारे कुछ जितनी भी डिटेल है वो मैं आपको धीरे धीरे कर अगले कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अब हम बात करने जा रहे हैं वेनेस क्रिबी के बारे में। वेनेस नोआबा क्रिबी इनका नाम है पूरा, और इनका जन्म 18 अप्रैल 1988 को हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये 1988 में इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता है और इन्होंने आर्थर मिलर के ऑल माई एसेंट्स 2010 के निर्माण के साथ मंच पर अपनी पेशावर अभिनय किया। इसके बाद वे द मिडसन नाइट ड्रेस 2010 और एज यू नाइट इट 2010 और वुमेन विलियर्स जैसी नाटकों में प्रशंसा प्रदर्शित की। वुमेन 2011, थ्री सिस्टर्स 2012 और ए स्टीकल नाइट डिज़ाइन 2014 में स्टेट को वंश के रूप में देखने को मिली है। साथ ही साथ इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया 18 अप्रैल 1988 को हुआ। इनकी उम्र 35 साल है। एक अभिनेत्री है और इस इंडस्ट्री में 2010 से ही जुड़ी है। किरबन ने माइक ड्रामा द राइजन्स 2012 में अभिनय किया। एक छोटी सी भूमिकाओं के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की और नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द क्राउज 2016 से 2017 में राजकुमारी मार्टिन की अपने एक तरह से किरदार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटेन अकादमी के अवार्ड जीता, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए टेलीविज़न अवार्ड और पुस्तक प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल आउटलैंड 2018 और हॉर्बन एंड द शो 2019 में भूमिका निभाई और पीसेस ऑफ द व्यूम्स 2020 में अपने दुखद युवा महिला के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोल्सन के लिए अवार्ड दिया गया। इनके प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो विशन केबल्स का जन्म 18 अप्रैल 1988 को हुआ और लंदन में हुआ। इनके माता पिता क्रेंटिल वीपिंग पत्रिकार के पूर्व संपादक थे। वे रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के अध्यक्ष थे। उनके 2 भाई बहन हैं जो कि जूटन अभिनेता वेंचन रोड है और कोरियन रोडन पवित्र मित्र है।
साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और बात की जाए तो कीबस ने एक प्रबीत एजेंट्स में हस्ताक्षर किए जाने के बाद लंदन संगीत नाटक कला अकादमी को अपना स्नातक ठुकरा दिया और थिएटर निर्देशक डेवन मैथ के मुकाबले, जिन्होंने 2009 में ऑक्सफोर्ड थिएटर अवार्ड में उन्हें 3 अभिनेता की भूमिका निभाते हुए नजर आई। 2011 में कीबस ने नेशनल थिएटर में थॉमस मिडलैंड की वीमस वेटन में स्पॉन्स के रूप में दिखाई दिए। साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने लीडर्स में वेस्ट यॉर्कस बैंड में विलियम सोसन में अपनी भूमिका निभाई और कीबस ने सितंबर 2012 में यंग ब्रिक में 3 स्टैन के पेनियट एयरटन द्वारा प्रदर्शित एजेंट प्रोडक्शन में मार्शा की भूमिका निभाई, जिसके असाधारण रूप में उनकी समीक्षा मिली और उन्हें 2012 की शुरुआत में द राइजन फिल्म और फिल्म का प्रीमियम टूरगन में लंदन फिल्म फेस्टिवल में अनुमानित समीक्षाओं के साथ हुआ और 2013 में क्रीबी जॉन हैम्सन के साथ एडवर्ड सेकंड में कीनन ईस्टवुड की भूमिका निभाने के लिए नेशनल थिएटर में लौट आए। 2014 की गर्मियों में उन्होंने द स्टीफन एडन डिजन में स्टीफन की भूमिका निभाई और फिर ये यंग विंग्स में बेस्टन ड्यूट के साथ सहयोग किया और 2015 में कीबन एवंस में अमेरिका सोसाइटी सेडियंस में प्रीमेट द लेसन्स के रूप में दिखाई दिए और उसी वर्ष में नेटफ्लिक्स की पहली मूल ब्रिटेन श्रृंखला द क्रूज में राजकुमारी मोर्टेंस के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ इन्होंने 2017 में बॉम्फर्ड पुरस्कार के नामांकन प्राप्त किया और 2018 में सीजन 2 के लिए पुरस्कार भी जीता और इन्होंने 2016 में एल्बर्ट थिएटर में रॉबर्ट ईर के प्रोडक्शन एक वंश में एल्विन स्पेंस की भूमिका भी निभाई, जिसके बाद उन्होंने अवार्ड्स भी जीता। तो दोस्तों ऐसे करके इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते और साथ ही साथ ब्रिटेन अकादमिक टेलीविजन अवार्ड, ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, किस्टन अवार्ड, नेशनल अवार्ड, डेवन अवार्ड, साथ ही साथ हुस्टन अवार्ड और साथ ही साथ हाल ही में इन्होंने वॉशिंगटन डीसी एरिया फिल्म अवार्ड और स्क्रीनिंग अवार्ड भी जीता है। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल थी, कैरेक्टर के बारे में जितनी अपडेट थी, सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं और जितने भी कैरेक्टर थे वो भी कवर हो चुके हैं और मिशन इम्पॉसिबल 8 के अनाउंसमेंट के साथ साथ उसकी प्री प्रोडक्शन चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको ऐसी वीडियो कंटिन्यूस देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो जिस भी मूवी या सीरीज के बारे में आपको कुछ भी डिटेल या अपडेट जाननी हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मिशन इम्पॉसिबल मूवी के बारे में बात की, इसके अपकमिंग पार्ट के बारे में बात की, 7वां और 8वां पार्ट, दोनों पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। 8वां पार्ट फिर प्रोडक्शन में, यानी 1 साल के अंदर दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, इसकी एक तरह से OTT राइट बताया, सैटेलाइट राइट बताया, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग से रिलेटेड, यानी टोटल मिलाकर जितनी भी अपडेट थी इसकी वो मैंने आपको बताई। तो आप यदि हमारे इस वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उस सीरीज या मूवी का नाम लिख दीजिए जिसे भी आप जानना चाहते हो। साथ ही साथ आप में से यानी स्पेन में जो है उन्होंने तो इसे देख ली होगी और आपका क्या रिव्यू है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी इंडिया वालों के लिए एक तरह से और अमेरिका वालों के लिए ये बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं, तो आप नीचे जाके उनके रिव्यू भी देख सकते हो। साथ ही साथ स्पेनिश में तो रिलीज हो चुकी है, बाकी और प्लेटफॉर्म है जहां पर ये अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जाना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।